और सबसे पहले बात अयोध्या की। हनुमानगढ़ी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और आप देखिए भयंकर भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है और अधिकतर भक्त यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया था। तो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से यहां पर शामियाना निकल गया और कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद धार्मिक स्थलों को खोला गया है। लेकिन आप भीड़ देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर क्या हालत है, कितना खतरनाक ये हो सकता है। तो जिन्होंने मास्क लगाए हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो इस भीड़ में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भीड़ है पैर रखने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर है, चाहे वो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था हो और वो चाहे मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था हो, दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को सही से यहाँ पर नहीं निभाया। और प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। गंगा किनारे दफन शवों का अंतिम संस्कार अब कराया जा रहा है। जो शव दफनाए गए हैं उनको निकालकर प्रशासन अंतिम संस्कार करा रहा है। फाफा मऊ घाट समेत कई जगहों पर दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्रयागराज में डीएम बदले तो कार्यशैली बदलती हुई दिख रही है। नए जिलाधिकारी की नियुक्ति प्रयागराज में हुई है और अब उन शवों को निकाला जा रहा है जिनको दफनाया गया, क्योंकि जैसे जैसे कटान बढ़ेगा गंगा में ये शव पानी में बहेंगे, पानी जल को भी प्रदूषित करेंगे। तो अब दफनाए गए शवों को निकालकर उन्हें उनके दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा ने मुहिम चला रखी है गंगा प्रतिज्ञा नाम से, और सबसे पहले प्रयागराज ने ही तस्वीर दिखाई थी कि फाफा मऊ घाट में क्या हालात हैं, श्रृंगवेरपुर घाट में क्या हालात हैं। और इन सब के बीच अब प्रशासन ने दफनाए गए शवों को निकालकर अंतिम संस्कार कराना शुरू कर दिया है। और ये कवायद जो शुरू हुई है ये फाफा मऊ घाट से शुरू हुई है, जहां पर दफनाए गए शवों को निकालकर अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली वो तस्वीर जिसको देखने के बाद पूरे देश में खलबली मची थी। एबीपी गंगा ने आपको ड्रोन के जरिए तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से शवों का अंबार लग गया है। और फिर एबीपी गंगा ने आपको दिखाया कि गंगा में कटान बढ़ने के बाद कैसे दफनाए गए शव गंगा में बहने शुरू हो गए हैं और अब सभी घाटों पर अंतिम संस्कार शुरू किया गया है। एबीपी गंगा की मुहिम के बाद सरकारी अमला हरकत में आया। मौके से कैसे शवों को कब्रों से निकालकर दाह संस्कार किया जा रहा है वो दिखाते हैं आपको एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल प्रयागराज में पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में गंगा किनारे शवों को दफना दिया गया था। शवों को इतनी बड़ी संख्या में दफनाया गया था कि जो शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आ रहे थे। एबीपी गंगा चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। हमने ये आशंका जताई थी कि गंगा का जल स्तर थोड़ा भी बढ़ने पर मिट्टी का कटान होगा और मिट्टी का कटान होते ही जो कगार पर यानी जो गंगा के किनारे शवों को दफनाए गए हैं वो सभी शव जो है वो बाहर आ सकते हैं, गंगा में समाहित हो सकते हैं। हमारी वो आशंका सच साबित हुई और फाफा मऊ इलाके में जो तमाम शव थे वो गंगा में समाहित होने लगे। बहरहाल हमारी इस खबर पर अमल करते हुए, उसको संज्ञान लेते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन ने अब एक अच्छी पहल की है। जो शव कब्र से बाहर आकर के गंगा में समाहित होने लगे थे उन शवों को निकाल करके उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दाह संस्कार किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में 11 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि और किनारे की तरफ जो शव हैं, जो कब्रें आपको ये दिखाई दे रही, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर कुछ इंच पानी और बढ़ता है, कुछ इंच मिट्टी का कटान होता है तो ये सारे शव गंगा में समाहित हो जाएंगे। तो इन शवों का भी दाह संस्कार किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से निगरानी समिति बनाई गई है। निगरानी समिति में जो स्थानीय पार्षद कमलेश तिवारी हैं वो भी रखे गए हैं। तो हम सीधे कमलेश जी से बात करते हैं। बताइए कमलेश जी, किस तरीके से शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है, इसमें व्यवहारिक तौर पर कितनी दिक्कतें आ रही हैं और आगे की क्या योजना है? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है दाह संस्कार किया जा रहा है। कटान जैसे बढ़ रही है, थोड़े शव जो भी दिखाई दे रहे हैं
प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से माननीय महापौर जी के निर्देश पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार इसी घाट पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि एक अच्छी पहल है, नेक पहल है? ये बहुत अच्छी पहल है जो इनके द्वारा की जा रही है, बहुत बढ़िया है। सर, आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था? यही विकल्प था कि जो किनारे की तरफ शव हैं उनको हटा करके उनका दाह संस्कार कर दिया जाए? निसंदेह इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है और जिस हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छे और आसपास की जनता भी बहुत इससे संतुष्ट है। जो यहाँ पे शवों को निस्तारण किया जा रहा है निकाल के, क्योंकि कगार पे है, वो कटने के कगार पे हैं, वो जाएंगे जल प्रदूषित होगा। बिल्कुल, सभी लोग इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और एबीपी गंगा ने पहले ही ये आशंका जताई थी कि जब जल स्तर बढ़ेगा, मिट्टी की कटान होगी तो ये सारे के सारे शव गंगा में समाहित हो जाएंगे, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा नदी को प्रदूषित करेंगे और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर खराब होगी। तो एक अच्छी पहल है और एबीपी गंगा चैनल की खबर का असर के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि किनारे की तरफ जो शव हैं जो गंगा में समाहित से हो रहे हैं उनका निकाला जा रहा है, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनका दाह संस्कार किया जा रहा है और ये प्रक्रिया अब यही नहीं थमेगी, लगातार जारी रहेगी। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। कथित गैंगरेप पीड़ित युवती की मौत से हड़कंप मच गया है। युवती ने डॉक्टर्स पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हुई। पीड़िता की ओर से परिवार ने आरोप लगाए थे। वेंटिलेटर पर होने की वजह से पीड़िता का बयान दर्ज नहीं हो पाया था। 31 मई की रात 8 डॉक्टर्स की टीम ने पीड़िता की आंख का ऑपरेशन किया था और 8 सदस्यीय टीम में 5 महिला डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे। मामले में एफआईआर करने की तैयारी में पुलिस है। और देखिए, दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है कि ये आरोप गलत है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गैंग रेप पीड़िता युवती की मौत हो गई है। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, कैमरे पर पीड़िता ने लिखकर अपना दर्द बताया था, अब उसकी मौत हो गई है। किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी? कि स्वरूप रानी तो कांडों के लिए जाना जाता है, कई कांड हुए और खत्म हो गए। देखिए, पीड़िता इस मामले में शुरू से ही वेंटिलेटर पर थी, वो कोई बयान नहीं दे सकी थी और उसकी तरफ से उसके एक रिश्तेदार ने जो है सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी बात कही थी, डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में कई जांच कमेटियां बनाई गई थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, सीएमओ की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। दोनों कमेटियों ने जो आरोप लगे थे उन आरोपों को नकार दिया था। इसके साथ ही साथ पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जब फिर आगे की जांच करके इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो पीड़ित युवती थी, जो शिकायतकर्ता कथित तौर पर जो पीड़ित युवती थी, वो उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी, वो लगातार वेंटिलेटर पर थी और आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। निश्चित तौर पर यह दुखद है, लेकिन जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए थे उसकी पुष्टि पीड़िता नहीं कर सके थे। इसके साथ साथ जांच में भी सारे आरोप गलत पाए गए थे। तो अब यह कह पाना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं गलत हुआ था, और जो पीड़िता ने लिखा था कागज पर कि मेरे साथ गंदा काम हुआ, अस्पताल के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, तो वो किस संदर्भ में ये बात कहना चाहते थे, ये राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पुलिस आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वैसे पुलिस अफसरों का यह कहना है कि शुरुआती जांच में इस तरीके की कोई बात नहीं पाई गई है। इस मामले में अब आगे जांच की जाएगी, वृहद स्तर पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मोइन एक सवाल और भी है छोटा सा कि ये पूरा मेडिकल का मामला है, पुलिस तो जांच करेगी, डॉक्टर से मदद लेनी पड़ेगी, तो क्या प्रयागराज के ही ये जांच में डॉक्टर्स रहेंगे या बाहरी टीम की जरूरत पड़ेगी अगर निष्पक्ष जांच चाहिए तो? देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने 5 सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई थी। इन 5 डॉक्टर्स में 3 महिला डॉक्टर्स थीं। उन्होंने पीड़िता से बातचीत करने की भी कोशिश की थी, इशारों में उसका बयान लेने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो वेंटिलेटर पर थी, बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। मजिस्ट्रेट भी गए थे वहां पर, मजिस्ट्रेट ने भी बयान लेने की कोशिश की थी, लेकिन जो कथित पीड़िता है उसके वेंटिलेटर पर होने की वजह से
बयान दर्ज नहीं हो सका था। और जो शिकायत की गई थी वो उसके एक रिश्तेदार की तरफ से की गई थी और रिश्तेदार ने ना तो डॉक्टर से कंप्लेंट की थी, ना मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कंप्लेंट की थी, और अब ना देखने वाली पुलिस और बात होगी प्रशासन कि के लोगों आगे से की कंप्लेंट जांच की में थी। क्या सीधे मामला तौर पर एक सामने आता वीडियो है। बनाया था। और शुक्रिया मोइन, आपका जानकारी देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा इस पूरी जांच पर, फिर से आपसे जुड़ेंगे। आगरा के पारस कांड में एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पारस अस्पताल पहुंचे हैं एडीएम सिटी, जांच शुरू हो गई है। पारस कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है और पारस अस्पताल के संचालक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया था उसको लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी जांच की बात कही है और इस वक्त एबीपी गंगा की मुहिम का असर यह है कि एडीएम सिटी पारस अस्पताल पहुंच गए हैं। नितिन, किस तरीके से अब पूरी जांच पड़ताल चल रही है? एडीएम का पहुंचना केवल एक औपचारिकता है या माने कि जांच का पहला कदम शुरू हो गया है? देखिए, कल जिस तरीके से एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया उसके बाद जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और उसी क्रम में एडीएम सिटी रमाकांत अवस्थी पारस अस्पताल पहुंचे हैं और लगातार संचालक से उस वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं। 26 दिन को किस तरह की स्थिति बनी, क्या घटनाक्रम चला। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने भी इस समय पारस हॉस्पिटल पर घेराव कर रहे हैं। वो इस समय कई सारे कांग्रेसी इस समय पहुंचे हुए हैं। जो राष्ट्रीय सचिव अमित सिंह, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस समय थाना न्यू आगरा में थोड़ी देर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज कर संचालक को गिरफ्तार करने के लिए भी तहरीर दी है। तो कुल मिला के इस समय लगातार जो पीड़ित हैं वो भी इस समय तमाम अस्पतालों, तमाम अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं जिनके परिजन जिन्होंने अपने परिजनों को 26 तारीख को खोया था। तो कुल मिला के अब ये मामला लगातार एबीपी गंगा ने किस तरह से सच को दिखाने की हिम्मत करते हुए अब इस पूरे अस्पताल प्रबंधन को एक्सपोज किया है और जिसमें जिस तरह से जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह जिस तरीके से इस अस्पताल पर पूरी तरह से कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवालों के जवाब मिलने चाहिए। नितिन हमारे साथ आप बने रहिए। तो आगरा के पारस अस्पताल कांड पर एबीपी गंगा ने जब से खुलासा किया है तब से खलबली मची हुई है। अब मामले में सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है। इसको लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। बात करें राहुल गांधी की तो उन्होंने लिखा है कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, पीएम कहते हैं मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सीएम कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कमी की अफवाह फैलाने वालों पर संपत्ति जब्त होगी। मंत्री कहते हैं मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दे, ज्यादा ऑक्सीजन न दें। तो फिर आगरा का अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके जो मॉकड्रिल की गई उसका जिम्मेदार कौन है? वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आगरा के एक अस्पताल में 22 लोगों की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनके ऊपर मॉक ड्रिल हो रही थी। क्या जिन लोगों की सांसें ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा सकता है? इस मॉक ड्रिल के चलते जिन 22 लोगों की मौत हुई उसका हिसाब कौन देगा? और सच ये भी है कि लब्बो लबाब है, ऑक्सीजन की घोर किल्लत थी, लेकिन जब ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पार्लियामेंट की स्थायी कमेटी, एक्सपर्ट्स, साइंटिफिक एडवाइजर्स सब लोग प्रधानमंत्री को आगाह कर रहे थे तो उनके सिर पर बंगाल का चुनाव का भूत चढ़ा हुआ था और उन्होंने इन सब बातों की, सब चेतावनियों की अवमानना करी। ये जो नीति हम लोग ने मुख्यमंत्री की तरफ से सुझाव के रूप में आया था और इसको इसलिए अमल किया गया है कि देखिए अभी कोरोना के आंकड़े कम जरूर हुए हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी इसका कोई कारगर दवाई भी उपलब्ध नहीं है। तो मात्र एक टीका जो एक उसका माना जाता है कि जितना ज़्यादा टीका लगाएंगे उससे ये कंट्रोल नियंत्रण में आएगा। तो इसी आधार पर हम लोग भी इसमें थोड़ा सतर्कता बढ़ते हुए। और इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से है। जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। कोरोना की वजह से रक्तदान के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। ब्लड बैंक में खून की कमी को लेकर अपील की गई है कि एमएमजी जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में आकर रक्तदान करें। 200 से 250 यूनिट खून होना चाहिए ब्लड बैंक में, लेकिन इस वक्त यहां पर दिक्कत आ गई है।
कोरोना काल में जो गाजियाबाद का एमएमजी अस्पताल है उसका जो ब्लड बैंक है वहाँ पर ब्लड की भी कमी आ गई है। डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर कितना यूनिट ब्लड होना चाहिए और कितना यूनिट अभी आपके पास है? हमारे पास 200 से 250 के बीच में ब्लड होना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा बीमार हो जाते हैं या जिनको हो गया या वैक्सीन लग गई तो वो नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से शॉर्टेज होने की वजह से हमारे पास इस समय 45 यूनिट ब्लड रखा हुआ है। ये तो काफ़ी कम हो गया। अगर ज़रूरत काफ़ी पड़ रही होगी, मांग भी काफ़ी आ रही होगी, तो कैसे पूर्ति कर रहे हैं आप लोग? तो उसका ये है कि जैसे जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है वो डोनर जो लेके आते हैं उनका ग्रुप चेक करते हैं, तो सेम ग्रुप का ब्लड देते हैं। तो एक अननेसेसरी वर्कलोड पड़ता है कि सेम ग्रुप करो, बार बार टेस्ट करो उनका, है ना, और वो जांच भी फिर हमें रैपिड से करनी होती है। तो अब हमारी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके ब्लड डोनेट करें, वॉलंटरी जो कि अक्सर करते रहते हैं। ये डॉक्टर साहब की अपील के बाद यहाँ पर जो युवा हैं ब्लड डोनेट करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए आपने कितना ब्लड डोनेट किया? मैंने 1 यूनिट करा ब्लड डोनेट। एक यूनिट। और अखिलेश यादव के टीके पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट किया, कहा पिछली गलती ठीक करने का अधूरा प्रयत्न है। वैक्सीनेशन पर अखिलेश को केंद्र की प्रशंसा करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव पर कल भी स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने सियासी चुटकी ली थी और आज डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अपनी पिछली गलती को ठीक करने का अधूरा प्रयत्न है। उन्हें अपने पिछले बीजेपी की वैक्सीन वाले ट्वीट पर अफसोस व्यक्त करते हुए वैक्सीनेशन के संदर्भ में केंद्र प्रदेश की प्रशंसा करनी चाहिए। और अखिलेश के टीके वाले ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का ट्वीट अपनी ही बात से मुकरना है। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश जी ने संदेश दिया है कि सपा की सरकार तो आने वाली नहीं है। तो ये एक नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल अखिलेश यादव ने यही किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे, लेकिन मोहसिन रजा कह रहे हैं कि इसका मतलब अखिलेश यादव मान गए हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने वैक्सीनेशन को लेकर आज जो ट्वीट किया है, ये कल चूंकि नेताजी ने उनको संदेश दे दिया कि आपने जो वक्तव्य दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने 2017 में भी आपको बताया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है। कल भी नेताजी ने आपको संदेश दे दिया है। तो ये उस संदेश से हार मानते हुए आज उन्होंने अपने बयान को पलटा और पलट कर ये कहा कि अब वैक्सीन लगाने की हम बात कर रहे हैं।